नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दधिमति संस्कृत एजुकेशन में। दोस्तों, इस समय जो रीट की परीक्षा आयोजित होने वाली है, उससे संबंधित हम विभिन्न प्रकार के जो संस्कृत और एसएसटी, शिक्षा मनोविज्ञान और हिंदी और संस्कृत, इनके वीडियो जो है समय समय पर लेकर के उपस्थित हो रहे हैं। इसी कड़ी में राजनीति विज्ञान का एक विषय जो कि एसएसटी में जुड़ा हुआ है, उससे संबंधित हम इस समय वीडियो लेकर के उपस्थित हो रहे हैं। सभी वीडियो में जो मॉडल प्रश्न पत्र हैं उनमें लगभग 2-2 हज़ार प्रश्नों का समावेश किया जाएगा। तो आपसे निवेदन है कि आप जो है हमारे चैनल का हिस्सा जरूर बने और अपनी तैयारी का आकलन भी खुद करें। ये वीडियो जितने भी जो टेट की जो परीक्षाएं आयोजित होने वाली है उन सब के लिए भी बहुत ही मोस्ट और महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं और मैजिकल तरीके से चलने वाला, जिसमें हमें पता भी लगेगा कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर है। और इन 20 प्रश्नों के बाद आप अपना कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर करें, आपके 20 में से कितने प्रश्न सही हुए। उसके बाद में 100 प्रश्नों का, जब ये लगभग 15 से 20 वीडियो हो जाएंगे, तब 100 प्रश्नों का एक वीडियो बनाया जाएगा जिसे हम मैराथन का नाम देंगे। तो मैराथन से पहले अभी ये छोटे छोटे वीडियो जो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, ऐसी मैं ईश्वर से आशा करता हूँ। और आपके ये प्रश्न जो है रीट की परीक्षा में बहुत कारगर सिद्ध हो, ये मेरी शुभकामना है, कामना है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 में, 1785 में, 1771 में और 1793 में। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो 1773 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में, जिसे पूना पैक्ट भी बोलते हैं, हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान किया गया था। हमें उसको पहचानना है जो 1932 में जो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में जो समझौता हुआ था, पूना पैक्ट हुआ था, उसमें क्या प्रावधान किया गया था। भारत के लिए डोमेस्टिक स्थिति बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का और हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। तो हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का इसमें यह प्रावधान किया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। यानी कि हमें उस अधिनियम के बारे में जानना है जब भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। वह चार्ट एक्ट 1833 था, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 था, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 था या 1909 था, भारत परिषद अधिनियम 1909। जी हाँ, वह भारतीय परिषद 1861 था, जिसमें गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। यानी कि पहले उसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई 1861 के अधिनियम में, और फिर किस एक्ट के द्वारा उस किसी भी समिति के जो निर्णय हैं उसको अस्वीकार करने का अधिकार दिया गया। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1786 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1813 का चार्टर एक्ट। तो 1786 का जो रेगुलेट एक्ट था उसके तहत उसको निर्णय अस्वीकार करने की शक्ति प्रदान की गई। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो
युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। तो 1942 में ये स्वीकार किया गया कि 1945, ये यहाँ पर जो युद्धोपरांत शब्द आया ना, ये 1945 यानी कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो खत्म होने की कगार पे था, या उस समय ये कहा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हो जाएगा, 39 से 45 हुआ था, तो युद्ध के बाद में एक निर्वाचन होगा और निर्वाचन से एक संविधान सभा का गठन होगा जो हमारे लिए संविधान का निर्माण करेगी। ये कब पारित किया गया? अगस्त प्रस्ताव में, लॉर्ड माउंटबेटन योजना में, कैबिनेट मिशन में, या क्रिप्स योजना में? तो क्रिप्स योजना जो मिशन आया था उसमें जो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, उन्होंने ये बताया था कि भारत में जो है अब उनकी मांग को स्वीकार कर लिया गया है और वो एक अपनी संविधान सभा बना सकते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया 1885 में, 1875 में, 1858 में, या 1866 में? तो देखते हैं इसका उत्तर क्या है, 1858 में। तो दोस्तों 1858 में जब 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद में जो कंपनी से शासन के अधिकार को छीन करके सीधा क्राउन को यानी कि विक्टोरिया महारानी को अधिकार दे दिए गए थे। किस व्यक्ति ने वर्ष 1922 में ये मांग की कि भारत के संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए? तो दोस्तों ये दो अलग अलग प्रश्न हैं। एक तो 1922 में सबसे पहले किसी व्यक्ति ने, कौन वो व्यक्ति थे जिन्होंने ये मांग की कि भारत की एक संविधान सभा होनी चाहिए, लेकिन उसी समय जब उनकी ये मांग प्रखर थी अंग्रेजों के सामने, तब उसी समय किस व्यक्ति ने ये कहा था कि 1922 में वो वर्ष 1922 था कि गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए जो इंग्लैंड में आयोजित हुआ था? तो कौन थे? जी हाँ, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने यह मांग उठाई थी कि गोलमेज सम्मेलन होना चाहिए। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। तो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यहाँ पर दो ऑप्शन एक साथ आ गए हैं। यहाँ पर ये पंडित मोतीलाल नेहरू ऑप्शन में होना चाहिए था। पंडित मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू, ये ऐसा कहा गया है। खैर, आपको दो चीज़ें समझ में आए। महात्मा गांधी ने 1922 में सबसे पहले ये कहा था कि भारत के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, निर्वाचित संविधान सभा होनी चाहिए, और वो था सन 1922 का। लेकिन 1938 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तब ये मांग उठाई गई थी कि संविधान सभा का जो गठन होगा वो वयस्क मताधिकार के द्वारा होगा। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये मांग उठाई थी। किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति जो क्षेत्र है उसको घोषित करने का अधिकार किसको है? उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को। तो दोस्तों यहाँ पर एक थोड़ी सी समझने वाली बात यह है, अधिकतर हम इसमें संसद कर सकते हैं, लेकिन जो इसका सही उत्तर होगा वो राष्ट्रपति होगा, क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करते हैं। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1905 में, 1920 में, 1909 में, या 1911 में? तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार जो है आया था, और यही भारत शासन अधिनियम 1909 बना था। पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संविधान सभा की जो सदस्य थे वो कितनी रह गई? हमें पता है कि सबसे पहले जो है वो 389 थी, और उसके बाद जब 1947 में देश का बंटवारा हो गया, जब कुछ जो उनमें चुने हुए जो प्रतिनिधि थे वो पाकिस्तान चले गए, तो घट करके वो संख्या कितनी रह गई थी? 299।
भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया? भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919 या भारत शासन अधिनियम 1973? तो ये बहुत ही सरलतम प्रश्न है। 1935 का जो शासन अधिनियम था उसके लगभग अनुच्छेद जो है हमारे वर्तमान मूल संविधान में लिए गए हैं और लगभग वो संख्या है 200। 1913वां प्रश्न है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? द्वैध शासन प्रणाली की, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की, संघीय व्यवस्था की या प्रांतीय व्यवस्था की? तो जो 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट था तो उसमें द्वैध शासन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी और इसका विस्तार जो है वो 1919 के शासन अधिनियम में किया गया था। ये विस्तार वाला भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि 1909 के जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी उसका विस्तार किस शासन अधिनियम में किया गया था? तो 1919 में। पहली बार भारत में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? 20 जुलाई 1949, 20 जुलाई 1950, 20 जुलाई 1952, 20 जुलाई 1951? तो सबसे पहले जो भारत में राष्ट्रपति शासन अधिनियम लागू किया गया था वो 20 जुलाई 1951 को किया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। प्रांतों में दोहरा शासन, राज्यों को स्वायत्तता, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था या राज्यपालों को शक्ति वीटो? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो है वो प्रांतों में दोहरा शासन प्रणाली को लागू करने के लिए जाने जाते हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? संसद द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापारिक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? 1951 में, 1958 में, 1955 में या 1956 में? तो कब बनाया? 1955 में। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर से कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अपने और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। 1922 में किस व्यक्ति ने मांग की कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी? पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी? तो दोस्तों इसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्माण करने से मतलब है कि जो संविधान सभा होगी, जो सर्वोच्च संविधान लिखा जाएगा वो उसका जो होगा वो भारत की जनता के ही लोग होंगे, वो भारत के लोग होंगे। ये मांग सबसे पहले 1922 में किसने उठाई थी? तो ये मांग महात्मा गांधी ने उठाई थी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? राष्ट्रपति में, जनता में, संसद में या मंत्रिपरिषद में? तो प्रस्तावना के अनुसार भारत की जो सर्वोच्च शासन सत्ता है वो किसमें निहित है? जनता में। हम भारत के लोग, भारत को, इस तरीके से उसमें उल्लेख आता है। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। जनता के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा या उपरोक्त सभी? तो हम सब ये जानते हैं कि पहले जब राष्ट्रपति का जो जब अंतरिम जो संसद बनी थी वो संविधान सभा थी और संविधान सभा के द्वारा ही ये निर्णय लिया गया था। और दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? भारतीय संविधान लागू होने तक की बात कर रहा है, यानी कि संविधान लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 तक किसके अनुसार शासन लगेगा? भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, इंग्लैंड के संविधान के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो जब तक संविधान लागू नहीं हो जाए तब तक 1935 के अनुसार भारत का शासन लागू किया गया था।
उसके अनुसार ही भारत का शासन चला था। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। 20 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए ये भी आप ज़रूर कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक रोचक वीडियो लेकर के, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।